आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया है कि किस केंद्र शासित राज्य का अपना हाई कोर्ट है। दिया है पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली तथा लक्षद्वीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। देखिए, दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित राज्य है जिसका अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो है 31 अक्टूबर 1966। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है किंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एवी डाइसी, जेम्स ब्राइस, केसी वियर और एच फाइनर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एवी डाइसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संघवाद जो है, संघवाद के संबंध में जो कथन है एवी डाइसी का है, वे मानते हैं कि संघ की इच्छा सामूहिक सुरक्षा, व्यापार आदि के गुणों के कारण होती है, अन्यथा राज्य स्वतंत्र होते हैं। वे अमेरिकी राज्य को संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं। उनकी पुस्तक जो है वह लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 1939 में प्रकाशित हुई थी, उसमें संघवाद संबंधी विचार निहित है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है। भाग 11, भाग 12, भाग 13 तथा भाग 14। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाग 11, ऑप्शन ए। भारतीय जो संविधान है उसके संविधान के भाग जो 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख मिलता है। इस भाग में 3 दृष्टिकोण से केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है। पहला है विधायी, जो अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक है, और दूसरा है प्रशासनिक संबंध जो 256 से लेकर के 263 तक उल्लेख है, और तीसरे नंबर पर वित्तीय संबंध जो 268 से लेकर के 293 तक निहित है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने भारतीय संविधान का अर्धसंघी कहा है। भारतीय संविधान को अर्धसंघी कहा है। ये है केसी वियर, केटी शाह, डी बसु तथा मॉरिस जोन्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केसी वियर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान जो है संघीय सरकार की स्थापना करता है, जिसके कुछ लक्षण हैं। जैसे दो सरकार होती है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होती है। शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित संविधान होते हैं, कठोर कानून होते हैं, कठोर संविधान होते हैं, कठोर कानून नहीं। संविधान की सर्वोच्चता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, द्विसदनीय व्यवस्था होती है। परंतु भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक के भी लक्षण हैं, जैसे इकहरी नागरिकता, सशक्त केंद्र हैं, जो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यों के जो मुखिया होते हैं, और अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान होता है, एकीकृत न्यायपालिका, लचीला संविधान होता है। ठीक है। और भारतीय संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, वरन इसे राज्यों का संघ कहा गया है, और इसी कारण केसी वियर ने इसे अर्धसंघी कहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र एवं राज्य स्तरों पर किसके द्वारा नियंत्रित किया गया है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया गया है। ये है भारत का महान्यायवादी, संसद की वित्तीय समितियां, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 148, इसके अनुसार क्या है कि भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह भारत और राज्य सरकार के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। नेक्स्ट, भारत में सिक्किम का विलय किस वर्ष हुआ था। देखिए, जो सिक्किम है उसका भारत में विलय किस वर्ष हुआ था। ठीक है, 1969, 71, 73 या फिर 75। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1975। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सिक्किम राज्य का जो विलय हुआ था 1975 में हुआ था, जो भारत का 22वां राज्य बना था। इससे संबंधित बिल पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किया था।
उस समय राष्ट्रपति जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। अगला प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है केंद्र को, राज्य एवं केंद्र दोनों को, या फिर उपरोक्त में से नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है उसका शक्तियों का बंटवारा जो हुआ है वो 3 भागों में किया गया है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। केंद्र सूची को हम संघ सूची बोलते हैं तथा अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र को दी गई है, उसी में निहित है। अगला प्रश्न है केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत, ठीक है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत होती है जो इस तरीके से विवाद होते हैं केंद्र और राज्य के मध्य। देखिए भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 131 है इसमें प्रारंभिक अधिकारिता से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। इसके तहत उच्चतम न्यायालय कुछ मामलों में सुनवाई कर सकता है, जैसे कि संघ तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, या फिर ऐसे विवाद जो जिसमें संघ तथा एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ हो। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% निश्चित की गई है? 89वां संशोधन, 90 संशोधन, 91वां संशोधन या फिर 92वां संशोधन? इसका उत्तर हो जाएगा 91वां संशोधन अधिनियम जो हुआ था, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये अधिनियम कब हुआ था, ये संशोधन कब हुआ था? 2003 में। अब देखिए 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके तहत क्या है, राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल कर जाने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस संशोधन में केंद्र तथा या फिर राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न किया गया, यानी कि कम किया गया, और सदनों की संख्या के 15% करने की भी व्यवस्था की गई। इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न है कि प्रदत्त विधायन किया जाता है। देखिए प्रदत्त विधायन किया जाता है क्या है, संसद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा या फिर लोकायुक्त द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश, भारत, चीन, पुर्तगाल या टर्की? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। सबको पता है भारत, बाकी जगह पे नहीं। देखिए भारतीय शासन व्यवस्था संसदात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है, जिसकी सर्वप्रमुख विशेषता क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? संघीय शासन की क्या विशेषता है? अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सदनी विधायिका या फिर केंद्र तथा इकाई के मध्य शक्तियों का विभाजन? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र तथा इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। बाकी ये सब संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में कौन सी प्रणाली है, संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान व्यवस्था संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था के अधिकतम विशेषताओं को पूरा करता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो भारतीय व्यवस्था को एकात्मक बना देता है, जैसे इकहरी न्यायपालिका है, इकहरी नागरिकता है, शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में केंद्र की सर्वोच्चता होती है, यानी कि शक्तियों का विभाजन तो है लेकिन केंद्र की सर्वोच्चता होती है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है। व्यवस्थापिका में उच्च सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन शक्तियां दी गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? जो समिति बताइए जिसमें केंद्र राज्य संबंधों से है। राजमन्नार समिति, करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, पाल एपलवी रिपोर्ट, सरकारिया आयोग? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकारिया आयोग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों के जो संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा 1983 में, ये कई बार बताया गया है, 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई। देखिए राजमन्नार समिति भी केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है, लेकिन यह समिति तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा राजमन्नार समिति की सिफारिशों को पूरी तरह खारिज कर दिया, अतः उपयुक्त विकल्प में से 4 ही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। देखिए जिसको क्या करना है, सही क्रम बताना है।
ज्ञान आयोग, सरकारी आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग। देखिए जो ज्ञान आयोग है ये 2005 में हुआ था, और सरकारी आयोग तो ये 1983 में, कई बार बताया गया 1983 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, ये 53 में हुआ था। और संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय जो आयोग बना था वो सन 2000 में बना था। वो कब बना था? सन 2000 में। तो इसके हिसाब से जो इसको जो क्रम में लगाना है तो ये इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले तीसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दूसरा 83, उसके बाद से चौथा 2000, फिर 2005। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन भारत के संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। राजमन्नार समिति रिपोर्ट, राजमन्नार समिति रिपोर्ट है, सरकारी आयोग है, पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन है, और इंद्रजीत गुप्ता समिति है। देखिए इंद्रजीत गुप्ता समिति ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संघ राज्य संबंधों से संबंधित आयोग निम्न कुछ प्रकार हैं, जैसे कि राजमन्नार समिति जो है 1900, ये राजमन्नार समिति जो 1969 में, ये 1969 में गठित की गई। ये जो केंद्र राज्य संबंधों से है। सरकारी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों से है, ये बताया गया है 1983 में हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार जो है 1977 में हुआ था। नेक्स्ट, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें है? जो संसदीय सरकार है उसमें कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, संसद में, मंत्रिपरिषद में, या फिर राष्ट्रपति में? इसका उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? जो वो कारण बताइए जिसमें भारत में क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था माना जाता है। देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान लिखित है जो है, संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, जिसकी वजह से ये संघीय व्यवस्था माना जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार की संघात्मक शासन को बनाया कि राष्ट्रीय एकता और राज्य स्वायत्तता दोनों के बीच समझौता किया जा सके। इसी उद्देश्य से संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि संसदीय में निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? ठीक है, देखिए क, नाममात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति की उच्च स्तर में अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालिका अधिकारों का होना, और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा, और देखिए इसमें ये भी सही हो जाएगा, नाममात्र की कार्यकारी अध्यक्ष ये भी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का इससे कोई मतलब नहीं, मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यकाल में ये भी सही हो जाएगा, और ये कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क, ग और घ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन, देखिए दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? अध्यक्षीय, संसदीय, या संघीय, या फिर एकात्मक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में क्या है, दोहरा शासन होता है, अर्थात केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संसद का संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, या फिर विधि का शासन, या फिर बहुमत का शासन, ठीक है। तो संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वह कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संसदीय प्रणाली की यह विशेषता होती है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका सत्ता में तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि सरकार में सदन का विश्वास रहता है। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बटी होती है। जो सरकार जो है इसके संघीय व्यवस्था में क्या शक्तियाँ बटी होती है, इनके बीच में क्या, केंद्र और राज्यों के बीच में, विधायिका के दो सदनों के बीच में नहीं, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र और इकाइयों के बीच क्या होती है, शक्तियों का बटा होना होता है। अगला प्रश्न है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। एक कोई विषय है जिसको क्या किया जाता है, समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है, तब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है। इसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य की सरकार और राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में समवर्ती सूची की व्यवस्था को ऑस्ट्रेलिया से संविधान से लिया गया है।
मूल संविधान में इस सूची में 47 विषय थे, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय यानी कि शिक्षा, वन, नापतौल, जंगली पशु व पक्षियों का जो रक्षण और न्याय व्यवस्था को समवर्ती सूची में लाया गया। इस प्रकार अब समवर्ती सूची में कुल विषय कितना है, तो 52 विषय हैं। इस सूची में क्या है कि इस सूची के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को भी है और राज्य विधानमंडल दोनों को है, ठीक है। किंतु गतिरोध की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून को प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? मुख्य प्राथमिकता क्या थी? द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना उसकी मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि एवं सिंचाई परियोजना का विस्तार, रोजगार वृद्धि, क्षेत्रीय संतुलन को समाप्त करना, या फिर तीव्र गति और औद्योगिकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीव्र गति और औद्योगिकरण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये कब तक? 1956 से लेकर के 61 तक था। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मतलब समय था। ये इसके द्वारा क्या है? औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गई और देश में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया। इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण का लक्ष्य बनाया गया तथा भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इत्यादि संयंत्रों की स्थापना इसी समय हुई थी। नेक्स्ट है इस प्रश्न का इस सेट का लास्ट प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। जगह केंद्र और राज्य के संबंध में जो विवाद है उसका कारण क्या रहा है? राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद और मुख्यमंत्री का पद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल का पद, ठीक है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों के मुखिया होते हैं, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो 155 है इसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति केंद्र सरकार की अनुशंसा पर होती है। राज्यपाल द्वारा कभी कभी राज्य सरकार के विरुद्ध निर्णय के कारण विवाद होता है, यही केंद्र सरकार के विवाद का कारण बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन सारे प्रश्नों को आप लोग जितना मन करे उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।